आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान मईशत के अतबार से जिस दोहरा पे आ खड़ा हुआ है, वहां पे कहना यकीन तौर पे बहुत मुश्किल होगा कि इस मुश्किल हालात से पाकिस्तान को कौन निकाल सकता है। पाकिस्तान ने IMF के हवाले से अपनी उम्मीदों को काफी हद तक बढ़ा लिया था और मौजूदा हुकूमत की जानिब से बारहा इस बात का दावा किया गया कि IMF के हवाले से जो प्रोग्राम है उसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी, लेकिन 10 रोजा तवील मुज़ाकरात के बावजूद IMF के हवाले से मामला जो है वो तय ना हो सके। और कल रात इसी सूरत हाल के साथ IMF का जो तमाम तर मामला जो इख्तिताम पे पहुंचा कि अभी तक जो कंफर्मेशन है वो किसी तौर पे नहीं दी जा सकी। इस हवाले से आज जब स्टॉक मार्केट की तरफ देखें तो उसने भी बड़ा जबरदस्त अंदाज से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और हमने देखा कि KC100 इंडेक्स में नेगेटिव रुझान देखा गया। पाकिस्तान में जो रिजर्व्स की बात करें तो स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स मौजूद हैं उसकी जो मालियत है वो $3 अरब से भी अब कम रह गई है, यानी कि पाकिस्तान के पास हर गुजरते लम्हे के साथ जो माली मुश्किलात है उसमें इजाफा हो रहा है। तेल की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो तेल की रसद है उसके हवाले से मामला भी कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आते। कल और से पहले भी मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ शहरों में तेल की सप्लाई मुअत्तल होने के जो मामलात है उसने लोगों को काफी हद तक परेशान रखा और यकीनी तौर पर भी कहा जा सकता है इस हवाले से हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं कि IMF के मामला को किस तरीके से टैकल किया जाए और IMF को किस तरीके से राम किया जाए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर साफी तजज़ियाकार जनाब रियाज आजिज साहब जोड़े, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हुकूमत किन किन फ्रंट्स पे नाकाम हो रही है और मईशत के एतबार से हुकूमत क्यों इतने ज्यादा मुश्किलात का शिकार नजर आती है। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, IMF के हवाले से दावे तो बहुत से किए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से तमाम तर दावों तमाम तर वादों के बावजूद IMF के मुआहदे को हतमी शक्ल दी ना जा सकी, क्या वजह बनी इसके हवाले से? देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं जिसकी वजह से ये मुआहदा अब तक नहीं हो पाया। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो मैं रखता हूँ और जो मेरा अपना एंगल है देखने का मामलात को, मुझे लगता है कि ये IMF का एजेंडा है कि पाकिस्तान को जितना ज्यादा आप नीचे ला सकें, जितना ज्यादा उसको परेशान कर सकें और इस पोजीशन में ला सकें कि वो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाए, तो वो उस एजेंडे के तहत इस मुआहदे पर काम कर रहे हैं, यानी इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये काम बड़ी माजरत के साथ ये इमरान खान के दौर में शुरू हुआ कि जिसने जो इस पूरे एजेंडे में, मुझे लगता है, मैं मे बी आई एम रॉन्ग, इस पूरे एजेंडे में इमरान खान इस गेम प्लान का हिस्सा है। तो वो पाकिस्तान को ऐसे हालात से दो चार करना चाहते हैं। अब देख लीजिए ना, इसमें एक मैं आपको एक दलील देता चलूं जो मैं अपने तौर पर समझता हूं कि ये बड़ी मौसर और मोतबर दलील है कि जो आपके 200 ममालिक थे, मिसाल के तौर पर चाइना, सऊदी अरब, कतर, UAE, जो आपको पैसे देने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने डिसबर्समेंट नहीं की डॉलर्स की आपके अकाउंट्स में, क्योंकि उनको सिग्नल IMF की तरफ से आ गया था कि इनको एक पैसा भी मत देना। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि ये IMF का एजेंडा है कि इनको इंगेज रखो, उलझा के रखो और परेशान रखो और इनकी पोजीशन माली तौर पे ऐसी कर दो कि ये बिल्कुल घुटने टेक के नहीं, बिल्कुल जमीन पे लेट के हमसे बात करें। लेकिन रियाज साहब, कथा कलामी माजरत, मौजूदा हुकूमत ने भी इस हवाले से कुछ ताखीर की, क्योंकि जब हम इसाक डार साहब की बात करें, मुफ्ता इस्माइल साहब की बात करें, जी उस पर मैं आ रहा हूँ मैं। अच्छा, दूसरी बात जो मौजूदा हुकूमत की ताखीर की आप बात कर रहे हैं, उसमें इसाक डार साहब ने इस सूरत हाल को भांप लिया था शायद। मैं उनके हक में नहीं हूँ, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो डॉलर को एक सर्टेन पोजीशन पर रोकने की उन्होंने एक नाकाम कोशिश की, उसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। और वो उनकी नाकाम कोशिश इस वजह से हुई कि सारे माफियाज उनके खिलाफ हो गए, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। और जितने भी माशी तजजियाकार थे जो इन मालियाती इदारों से डॉलर्स में तनख्वाहें लेते हैं, $10,000, $15,000, $20,000 की शक्ल में, वो तमाम लोग इसाक डार के खिलाफ बयान देने लगे कि आपने डॉलर को एक पॉइंट पे क्यों रोका। सही। और जिस दिन डॉलर को ओपन छोड़ा गया उस दिन IMF आपके पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गया और 31 गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को, 31 जनवरी को वो यहाँ पे मौजूद था और आज वो यहाँ से गए हैं, उनका पूरा वक्त, और अभी भी कोई आपके पाकिस्तान के साथ मुआहदा नहीं करके गए। इसका मतलब है कि उनके एजेंडे का हिस्सा है। अच्छा, दूसरा, हमारी क्या कमजोरी? जाहिर है हमारी कमजोरी ये है कि हम इस वक्त बैगिंग नेशन है, हमारा हाथ फैला हुआ है।
हमारा कशकोल उनके आगे है, तो वो तो अपने डिक्टेशन देंगे ना। आप नहीं, लेकिन रियासत माजरत के साथ अगर अगर पाकिस्तान के पास ऐसे कोई एवेन्यूज होते या ऐसा कोई रास्ता होता जिसमें आईएमएफ को भी होता कि अगर हमने मुआहिदा इनके साथ ना दिया तो ये हमारे हाथ से निकल सकते हैं। पाकिस्तान में भी कोई हालिया दिनों में कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बनी, कोई ऐसा पॉलिसी का फ्रेमवर्क तो तैयार नहीं किया गया कि अगर खुदा ना खास्ता आईएमएफ के हवाले से मामला तय नहीं होते तो कोई और रास्ता हो। मुनीर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि करेक्ट योरसेल्फ। जी जी, एवेन्यू मौजूद था। सऊदी अरब से मुआहिदा तय हो गया था, उसने $2 अरब देने की बात कर ली थी। उधर यूएई से मुआहिदा हो गया था, उसने $3 अरब बिल्कुल ठीक को आपके ओवरऑल करने की और $1 अरब देने की बात कर ली थी। कतर ने बात कर ली थी, चाइना भी तैयार हो गया था, सबको रोक गया आईएमएफ ने। सही। तो इस एवेन्यू को रोकने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान को इस नहज पे लाना, और फिर ये कि जिस दिन ये डॉलर को ओपन छोड़ा गया उसने जंप कितनी बड़ी लगाई है। आपको अंदाजा है कि इससे पाकिस्तान के ऊपर कर्जे कितने चढ़ गए? बिल्कुल ठीक। यानी वो कर्जे आपने लिए ही नहीं। 110 खरब के आपके कर्जे आप इस गवर्नमेंट के दौर में सिर्फ 10 महीने में बढ़ गए। डिवैल्यूएशन 10 खरब का मतलब पता है आपको? 1 ट्रिलियन जो इससे भी ज्यादा के रुपए नहीं, डॉलर, ये उस एतबार से आपके कर्जे बढ़ गए जो आपने कर्जे लिए ही नहीं। सही। वो आपको कभी वापस भी करने। तो आईएमएफ आपको कर्ज जरूर देता है, लेकिन उसकी एक पॉलिसी होती है कि उसने कर्ज देकर आपकी करेंसी को डीवैल्यू कराना है। देखिए, डीवैल्यू वो ममालिक करते हैं करेंसी को कि जिनकी एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल सही। एक्सपोर्ट है नहीं, $25 अरब से ज्यादा की आपकी एक्सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक। उसके बावजूद आईएमएफ का तकाजा होता है आपसे कि आपकी करेंसी डीवैल्यू करो। यहाँ जितने मार्केट तजजियाकार हैं वो इसी बात पे लगे रहते हैं कि करेंसी डीवैल्यू करो, करेंसी डीवैल्यू करो। तो उनका असल में तो लोकल माफियाज का फायदा होता है। लेकिन रियासत, फिर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एवेन्यूज थे लेकिन वो किसी भी तौर पे मटेरियलाइज नहीं हो सके। लेकिन इसको मटेरियलाइज करने के लिए कोई तो हो सकता था ना, कोई रास्ता तो निकाला जा सकता था ना। क्या ऐसा ही है कि अगर आईएमएफ के डिक्टेशन, पाकिस्तान आईएमएफ के डिक्टेशन पे चल रहा है तो पूरी की पूरी दुनिया या पूरी की पूरी आपकी खारजा पॉलिसी भी उसी की मोहताज है? नहीं, वो ठीक है आपकी बात कि एवेन्यूज तो मौजूद हैं, लेकिन संजीदगी से अगर हुकूमत देखिए ना, मौजूदा हुकूमत भी कोई मतलब ये दूध के चूल्हे तो है नहीं। ये भी अपने मफादात के तहत काम कर रहे हैं। इनको भी सो के ख्याल आता है कि कल हमें क्या करना है। आज तेल का क्राइसिस अगर मुल्क में है तो किसकी वजह से है? ये किसकी नाकामी है? बिल्कुल सही। किसकी गैर मौसर पॉलिसी है? इसी हुकूमत की है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे हालात अगर पैदा कर दिए जाएं, ताकतवर ममालिक या दुनिया की ताकतें जो बहुत दुनिया को रूल करती हैं, वो ये तय कर लें कि आपके जो हालात हैं वो ऐसे कर लें कि आप बेगिंग नेशन रहें, तो वो फिर रहते हैं। आपके ऊपर 110 खरब रुपए का कर्जा चढ़ गया, अब वो वापस भी आपको करना है। आप इस पोजीशन में कभी आ ही नहीं सकते। उनको पता है कि ये पोजीशन सर आप, लेकिन रियासत आप ये बात जानते हैं, आपने मुशाहिदे के तौर पे बात कह भी दी। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये बात हमारे वक्त के मौजूदा हुक्मरान क्यों नहीं समझ पा रहे, और अगर उन्हें ये लगता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस इस हद तक एक्टिव हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगा दिया जाए, तो हम एक इंटरनल ऐसा मामला क्यों नहीं तय कर पा रहे कि सारी की सारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे नजर आए? मसला यह है मुनीर साहब कि पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उनके कहीं बाहर स्टेक्स हैं, उनके मामला कहीं जुड़े हुए हैं किसी आलमी इदारों से या ताकतवर ममालिक से। सही। वो उनके इशारों पे चलते हैं या उनके मोहताज हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उसमें सारे सियासतदान शामिल हैं, उसमें इमरान खान से लेकर और नवाज शरीफ तक, और नवाज शरीफ से लेकर आसिफ जरदारी तक, और आसिफ जरदारी से लेकर अल्ताफ हुसैन तक, सारे लोग उसके अंदर शामिल हैं। उनके मामला वहां जुड़े हुए हैं, वो अपने मफादात को भी देखते हैं। तो मुल्क की मफादात तो देखिए, अगर बांग्लादेश आपसे आजादी लेने के बाद आज उसके 40 अरब डॉलर के अगर वो हैं ज़र-ए-मुआवजा के ज़खायर, और एक्सपोर्ट आपसे ज्यादा है और आप उसकी करेंसी आपसे ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पॉलिसीज में और आपकी जो दयानतदारी है सियासतदानों की, उसमें कहीं मसला है, या एस्टेब्लिशमेंट की दयानतदारी में मसला है, वो कहीं गड़बड़ करते हैं। इस वजह से आप इस नहज पे आ चुके हैं। और इनकी दयानतदारी या गैर दयानतदारी के, चाहे सियासी अशराफिया की हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट की हो, भुगतान तो आवाम को हो रहा है ना। आवाम इस सारी सूरत हाल में सफर कर रही है। आवाम को कर रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है कि लोग देखिए
ना आप जो आम लोग हैं उनके तो लोग बाहर नहीं बैठे ना कि उनको वो डॉलर भेजेंगे या उनको रियाल भेजेंगे या उनको दीनार भेजेंगे। वो तो आम बेचारे यहाँ पे गरीब मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। जो लोग बाहर जिनके फैमिलीज के लोग हैं वो भी जैसे तैसे करके चले गए, वो शायद थोड़े से स्टेबल हैं और इस सूरत हाल से शायद उनको थोड़ा सा एडवांटेज भी मिलता है कि डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है तो उनको एडवांटेज मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के 97-96% अवाम तो यही रहते हैं, वो उनके मसाइल यहीं पे हैं, तो वो बेचारे तो रुल गए। आप ठीक कह रहे हैं, वो उनको तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, उनको कौन पूछेगा। ये हुक्मरान जो मुसलसल अपनी काबीना में अभी भी 4-5 स्पेशल असिस्टेंट का इजाफा किया 2 दिन पहले जी काबीना में, जिनका जो रुतबा है वो वजीर मुमलिकत के बराबर होगा जी। यार ये क्या तमाशा है। एक तरफ आप लोगों को कह रहे हो कि सादगी से जिंदगी गुजारो, आप बचत करो, और दूसरी तरफ आप काबीना का इतना बड़ा साइज करते जा रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ दूध का झोला कोई भी नहीं है इस पाकिस्तान में। एग्रीड रियाज साहब, आप मुझे जरा ये बता, जाती बिल्कुल रियाज साहब का पॉइंट आ गया, मुझे जरा ये समझा दें अब, क्योंकि अब रिजर्व्स हमारे इतनी तेजी से सुकड़ चुके हैं, ऑप्शंस हर गुजरते घंटे के साथ मैं कहूंगा कि अब कम होते जा रहे हैं। दोस्त ममालिक के हवाले से भी माजी में कुछ इस तरह की इतलात रही कि उनका ट्रस्ट इस वजह से भी शायद नहीं है कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। क्या इलेक्शंस इस तमाम तो सूरत हाल की तरफ कोई बेहतर रास्ता निकालने में कारआमद साबित हो सकते हैं? नहीं, फिलहाल देखें आज की सूरत में अगर के आइन का तकाजा तो यह है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आप आइन के पीछे भागेंगे या मुल्क को संभालेंगे? मुझे बताइए कि आपको आइन के पीछे भागना है कि मुल्क को संभालना है। अब मैं ये बड़ी ऐसी बात कर रहा हूं कि जो बहुत सारे तजज़ियाकारों को पसंद नहीं आएगी कि यार आप आइन के खिलाफ बात कर रहे हैं। यार आइन इस मुल्क के लिए है, मुल्क आइन के लिए नहीं है। आइन अवाम के लिए है, ये बनाया जाता है, मुल्क के लिए बनाया जाता है, लेकिन अवाम आइन के लिए नहीं होते, मुल्क आइन के लिए नहीं होते। वहां पे जो हालात हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ती है और करते रहे ये सारे लोग। सही। जो आपने देखा होगा 1 हफ्ते पहले जो लोग यहाँ पर सेनेट में एहतजाज कर रहे थे मुशर्रफ की फातिहा के लिए कि हम फातिहा नहीं होने देंगे, सेनेट में ये पीपल्स पार्टी वाले लोग एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इन्हीं पीपल्स पार्टी वाले लोगों ने मुशर्रफ से हलफ लिया था उसके दौर में जब वो प्रेसिडेंट था। बिल्कुल सबने हलफ लिया था लाइन में लग के उससे। तो आप मुझे बताइए कितनी मुनाफिकत है इनकी। ये जमहूरियत के नाम पे, आइन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और ये कहते हैं आइन पामाल नहीं हो। ये आइन पामाल, भाई आइन मुल्क के लिए होता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मुल्क आइन के लिए नहीं होता। अगर मुल्क मुश्किल में है तो आप आइन को आगे पीछे करें और लोगों को मसाइल से निकालें। अभी पहली तरजीह आपकी इलेक्शन नहीं होनी चाहिए और आप लेकिन इमरान खान साहब हालात को समझ नहीं देते। इमरान खान का तो एजेंडा ही, मैंने आपसे जैसे कहा कि उनका एजेंडा कहीं और जुड़ा हुआ है और वो बहुत पावरफुल लोगों के साथ बैठा हुआ है उनका एजेंडा। चलें, ये अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं मालूम। ये आपका तज्जिया है और यकीन तौर पर हम उसकी कदर भी करते हैं, लेकिन रियाज साहब ये सारे मामलात को अगर हम पसे मंजर को सारे समझते हुए अब आगे रास्ता क्या है? क्या आपको लगता है ये IMF का मुआहिदा ये अब हो जाएगा? मौजूदा हुकूमत किसी तौर पर IMF को कायल करने में कामयाब हो जाएगी? और अगर हो भी जाता है तो आवाम के ऊपर इसके असरात क्या होने जा रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ी मिजाज की बात कर लूं आपसे, अगर आप इजाजत दें। जी जी सर। आपको अगर याद हो तो एक फिल्म थी लहरी एक कॉमेडियन पाकिस्तान के बड़े मारूफ गुजरे। वो एक सीन में वो खड़े होते हैं, 2 लड़कियां उनके सामने होती हैं, तो वो उनसे पूछते हैं लहरी साहब कि अगर खवातीन आप में से, आप बुरा ना माने तो मैं आप में से किसी एक पे आशिक हो जाऊं? तो उस्मान का जवाब गैर मुतवक्का तौर पे आता है, जी हो जाइए। तो लहरी जवाबन कहते हैं अच्छा मैं अपने अब्बा से पूछ के आता हूँ। तो यही यहाँ पे IMF की टीम जो 10 दिन बैठी रही, अब वो जब उनसे फाइनल मुआहिदा होने लगा, कहने लगे ये हमारे बस का नहीं है, ये तो हमारे चीफ ही तय करेंगे, लिहाजा हम जा रहे हैं। वो अपने अब्बा से पूछने गए। तो ये मुआहिदा मेरा ख्याल है कि ये मुआहिदा हो जाएगा। और मुआहिदा होने के नतीजे में क्या कुछ होगा? हाँ, उसके नतीजे में आवाम को भुगतना पड़ेगा। 170 अरब रुपए के तो ये कह रहे हैं कि हमने टैक्स लगाए हैं, जो ये बता रहे हैं, और मिनी बजट का भी बता रहे हैं कि हम मिनी बजट भी दे रहे हैं। तो अब मिनी बजट जब आएगा तो उसके अंदर तो ये पता नहीं क्या तूफान करेंगे भाई। ये तो देखिए, मैं इससे पहले भी शायद आपसे ये बात कह चुका हूँ कि 170 अरब रुपए के आप टैक्स लगाएंगे और आप ये शोर करेंगे कि आपने अशराफिया पे लगाया है। लेकिन वो अशराफिया, वो सारा जो टैक्स का बोझ है वो आवाम पे शिफ्ट कर देते हैं, महंगाई की सूरत बनाते हैं, उसको महंगा कर देते हैं।
तो वो सारा लोग आम गरीब आदमी भुगतेगा भाई। ये सब झूठ फ्रॉड है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे या गरीबों को सब्सिडी देंगे, ये सब फ्रॉड है। लेकिन मैं फिर मेरा वही सवाल होगा रियाज साहब, आप जो मंजर कशी कर रहे हैं यकीनी तौर पे ये खौफनाक भी है। इस सब के बाद कहीं ना कहीं तो हुकूमत को इलेक्शंस की तरफ जाना ही पड़ेगा ना, इवेंचुअली हुकूमत को इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। आप 2 महीने बाद ना सही, आप 3, 5, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद इलेक्शंस होने हैं। सर ये कैसे मुमकिन होगा कि ऐसे इकदाम के बाद मौजूदा हुकूमत इलेक्शंस की तरफ जा सके? देखिए, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि इलेक्शन शुड नॉट बी द प्रायोरिटी। वो अगर आपको 2 साल भी आगे करने पड़ते हैं, कीजिए। आप मुल्क की बका के लिए कीजिए, मुल्क की सलामती के लिए कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अक्टूबर में इलेक्शन करा दें। और मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि भाई आइन या कानून लोगों के लिए होता है, लोग आइन कानून के लिए नहीं होते। अगर उसके अंदर कहीं कोई मजबूरन रिलैक्स देना पड़ता है आपको तो आप देते हैं। वो नजरिया जरूरत कहने आप ये कुछ भी कह लीजिए, ये आपको करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि जो और ये बकिया जो 1-2 साल जो आप कह रहे हैं जिसमें इलेक्शन ना हो, उसमें यही लोग, यही चेहरे, यही हुक्मरान होने चाहिए। मैं कतई तौर पे इस हक में नहीं हूं कि ये चेहरे हों और ये लोग हों, इसलिए कि इनके तो बस का अगर रोग होता तो ये कर चुके होते। यार 10 महीने बहुत होते हैं किसी हुकूमत के लिए संभालने के लिए। आप अपनी अपनी झगड़ों में लगे रहे। मिर्जा इस्माइल सारा गन जो है वो इसहाक डार पे डाल रहा है, इसहाक डार सारा गन मिर्जा इस्माइल पे डाल रहा है। इमरान खान जो है सारा सूरत हाल का जिम्मेदार है, वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है। ये अजीब सूरत हाल है इस मुल्क में भाई। तो आप किसी एक को, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये दूध के धुले में बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जितना गन इमरान खान ने डाला है इसका कोई माजी में भी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती जितना मामला इमरान खान ने खराब की। सर बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने अपना तज्जिया दिया और यकीनी तौर पे मुशाहिदे की बुनियाद पे आपने जो कुछ बेहतर समझा वो आपने आवाम से कम्युनिकेट भी किया। और यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे अहम तरजीहात होनी चाहिए वो पाकिस्तान में माशियत के ऊपर होनी चाहिए। पाकिस्तान की मीशत बेहतर होगी तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान की बका रहेगी, पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात आसान होंगी। इस वक्त अगर एक आम आदमी के तरफ से देखें तो ये मामला बड़े मुश्किल नजर आते हैं। आम आदमी इस वक्त जिस मुश्किलात में नजर आता है, जिन मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, यकीनी तौर पर किसी भी तौर पर ये कहना बेहतर नहीं होगा कि ये सूरत हाल अगर आगे बढ़ी तो मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी और शायद एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ हम बढ़ जाएं जहां से वापसी का कोई रास्ता ना बच सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।